को मिल रही कि नहीं मिल रही। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही कंपलसरी, इसेंशियल कह लो, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आज आपकी। ठीक है, तो बने रहिएगा क्लास में। चलो शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, कुछ सवाल आपको सॉल्व कराएंगे। उन सवालों को आपको सॉल्व, आवाज आ रही है कि नहीं? नहीं चल रहा? बिल्कुल। हम्म। समझोगे? चलिए, आवाज आ रही भैया? एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप सभी लोग, मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही कि नहीं आ रही। मैं खुद भी सुन लेता हूँ। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहा? हाँ, एक बार कमेंट करके आप सभी लोग बताइए, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक प्रॉपर आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही। ठीक है सर, तो आप क्लास को प्रोसीड करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं, एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, और शेयर भी कर दीजिएगा। आइए सवाल को प्रोसीड करते हैं और अब पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा सवाल का आंसर अगर आपको आ रहा है। आज करीब 50-60 सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छे से बनिए और अच्छे से तैयार करिए। आइए देखिए मेरे साथ। तो पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं और इसी को डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, सवाल लिखा हुआ है मेरे भैया, ध्यान से आप क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। सवाल लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। आपको बताना है कि हमारे भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, कौन सा प्लेट्यू है इंडिया का जो सबसे बड़ा प्लेट्यू है, जो सबसे बड़ा पठार है। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन सा है, ये आपको कमेंट करना है। अर्चना कुमारी, सुषमा जी, सभी लोग बताइए। मालवा का पठार कि छोटा नागपुर का पठार कि दक्कन का पठार कि मेघालय का पठार। आपको बताना है इन चारों पठारों में से कौन सा पठार सबसे बड़ा पठार है, सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इन पठारों में सबसे बड़ा पठार, आप लोगों के अभी कमेंट आने नहीं शुरू हुए हैं। हाँ, थोड़ा लाइक शेयर भी बढ़ा दीजिएगा मेरे साथियों। चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लोगों के अब कमेंट आने शुरू हो गए हैं। चलिए बताइएगा आप सभी लोग। तो इसमें हो जाएगा दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन का पठार हो जाएगा। मालवा का पठार मेन मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और याद रखिएगा ये सूरजमुखी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूर का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत के रूर का पठार कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अधिक खनिज संपन्न है। खूब अधिक खनिज संपन्न पठार कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। तो जल्दी से जो लोग लाइव जुड़े कमेंट करके बताएं कि छोटा नागपुर के पठार से बहने वाली नदी कौन सी है। उस नदी का नाम बताइए जो छोटा नागपुर के पठार से होकर बहती है। अमूल्या शुक्ला, मोहिनी, सुषमा, अर्चना, सभी लोग बताएं कि वो कौन सा पठार है, मतलब वो कौन सी नदी है जो इस छोटा नागपुर के पठार से होकर बहती है, यूं कह लो एकदम बीचों बीच से होकर बहती। वो कौन सी नदी है आपको ये बताना। तो वो नदी कौन सी है? वो है दामोदर नदी। कौन सी नदी है? तो वो नदी है दामोदर नदी, जो किस पठार से होकर बहती है? छोटा नागपुर के पठार से होकर बहती है। कौन पठार से? छोटा नागपुर के पठार से होकर बहती है। हाँ, कौन सी नदी है? तो वो नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी, ठीक है। और दामोदर नदी पर बनाई गई परियोजना का नाम क्या है? दामोदर वैली कारपोरेशन है। दामोदर नदी घाटी परियोजना है। और ये दामोदर नदी घाटी परियोजना कब बनाई गई?
1948 में बनाई गई। और ध्यान रखिएगा ये स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्कन का पठार लगभग त्रिभुजाकार आकार में फैला हुआ है और भारत का सबसे बड़ा पठार है। मेघालय का पठार, इसी को शिलांग पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिलांग पठार कहा जाता है। इसी शिलांग पठार पर गारो, खासी और जयंतियां, क्या क्या बोला? गारो, खासी और जयंतियां, ये 3 पहाड़ियां स्थित हैं। और इसी पठार पर मासिनराम और चेरापूंजी है। मासिनराम और चेरापूंजी है, जहां क्या होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा यही होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम, चेरापूंजी, मेघालय के पठार पे होती। आद्या गुप्ता, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बेटा। आप लोग थोड़ा लाइक शेयर भी कर लीजिएगा ताकि और भी लोग जो देखना चाहें वो क्लास से जुड़ पाए, है ना। चलो जी, सबको बहुत स्वागत, सबको नमस्ते। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा? दक्कन का पठार। आई होप इतनी बातें आप सबको समझ में आ गई होंगी। तो चलते चलते इसमें इस सवाल पे एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। आपको बताना है इन चारों पठारों में से किस पठार पर तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। आपको बताना है इन चारों पठारों में से कौने पठार पर तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती। बताइए, बीड़ी बनाना कौने पठार पे कहाँ की जनजातियां करती हैं? गाना नहीं गाना कि बीड़ी जलाई ले, आंसर बताना है। बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार? तो ये भी आपका आंसर छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। ये भी छोटा नागपुर का पठार। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ गया मेरे साथ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? आपको बताना है अपने भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? यमुना की, गंगा की, गोदावरी की, ब्रह्मपुत्र। अब आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आप सबको कमेंट करके बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखो यमुना जो है ये यमुनोत्री से निकलती है। कहां से निकलती है? यमुनोत्री। यमुनोत्री में कहां से? बंदरपूंछ से निकलती है। कहां से निकलती? बंदरपूंछ से। गंगा मेन रूप से 2 नदियों के मिलने से कहां मिलती? देवप्रयाग में। जब देवप्रयाग में 2 धाराएं मिलती है तब इसका नाम गंगा पड़ता है। ये 2 धाराएं कौन कौन सी हैं? एक का नाम है भागीरथी और एक का नाम है अलकनंदा। यानी जब भागीरथी, अलकनंदा कहाँ मिलती? देवप्रयाग में। तब इन दोनों की संयुक्त धारा का नाम क्या पड़ता है? तब इनकी संयुक्त धारा का नाम पड़ता है गंगा। मेन इनका उद्गम कहां से माना जाता है? गंगोत्री। गंगोत्री में कहां से माना जाता है? तो गोमुख। अब आई ना बात समझ? गोदावरी नदी कहां से निकलती है? त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? नासिक में है। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी? गोदावरी नदी, त्रयंबकेश्वर से। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्रा आगसी ग्लेशियर से निकलती है। आगसी ग्लेशियर कहाँ है? तिब्बत के पठार पर है। कहाँ है? तिब्बत के पठार पर है। किस झील के निकट से? तो निकट झील मानसरोवर से निकलती है। कौन झील के निकट से? झील मानसरोवर के निकट से निकलती। अब बताना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये ऐसा दुविधा वाला क्वेश्चन है। हाँ, ये बहुत ही दुविधा वाला सवाल है। भारत की सबसे लंबी बताएं कि भारत में सबसे लंबी बताएं। वैसे ऐसे हालात में आपको गंगा जी लगाना है। क्या लगाएंगे? गंगा। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? आपको बताना है मसालों का बगीचा किसे कहते हैं। देखो जरा, जो कर्नाटक है इसकी राजधानी बंगलुरु है। जो केरल है इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम है। जो तमिलनाडु है इसकी राजधानी चेन्नई है।
और जो गोवा है इसकी राजधानी पणजी। क्या है? पणजी। अब अगर हम लोग मसालों का बगीचा देखें तो आपका आंसर क्या होगा? केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भैया? केरला हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। किरण, आदित्य, चंद्र प्रकाश, शिखा, मोहिनी, सबके आंसर सही आए भाई। क्या हो जाएगा? केरला हो जाएगा। यहाँ आंसर हो जाएगा केरला। केरला, ठीक है। अब बंगलुरु के बारे में याद रखिएगा। बंगलुरु को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। किसको कहा जाता है? बंगलुरु को कहा जाता है। तो आपको बताना है सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड किसको कहते हैं। जल्दी कमेंट करके बताओ मेरे साथियों, सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड किसको कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड किसको कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड किसको कहा जाता है? हाँ बिल्कुल, अर्चना, आदित्य, सुषमा, जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं आप लोग बताइए जल्दी से कि सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड कौन है। तो सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, बोलो बोलो बोलो। हाँ, यूएसए में है। मैं इतनी हेल्प आपकी कर देता हूं, ये यूएसए में है। कहां है? यूएसए। हाँ जल्दी बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक आप लोग का आंसर आए तब तक मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? सबसे ऊंचा वाटरफॉल, सबसे ऊंचा वाटरफॉल। वाटरफॉल क्या होता है? जैसे मान लो आप ये कोई चट्टान है और इस चट्टान से बहता हुआ जो जल है, इस चट्टान से बहता हुआ जो जल है ये आ रहा है, और जब ये जल ऊपर से नीचे डायरेक्ट गिरेगा, ऊपर से नीचे गिरेगा ये बहता हुआ जल, ये तो ये जो ऊपर से नीचे गिरता है इसी को वाटरफॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाटरफॉल कहा जाता है, जलप्रपात कहते हैं। आपको बताना है जहां ये जलप्रपात का जल गिर गिर करके गड्ढा बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे जलकुंड कहा जाता है, प्लंग पूल कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्लंग पूल कहते हैं, जलकुंड कहा जाता है। क्लियर? अब सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है हमारे यहाँ? तो कुचिकल जलप्रपात। कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात। याद कर लीजिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये। ठीक, उसके अलावा जोगरसोप्पा, जोगरसोप्पा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी का नाम क्या हो गया है? अब इसी का नाम हो गया है महात्मा गांधी वाटरफॉल। कौन सा? महात्मा गांधी वाटरफॉल कर दिया गया है। ठीक, चलो आगे बढ़े मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आपको बताना है हमारे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। जल्दी से आंसर देके बताइए कि भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? भाई भारत में तो एक मरुस्थल है, थार। तो कौन हो जाएगा? थार मेन हो जाएगा, और कुछ याद नहीं करना। गोबी कहाँ है बेटा? तो गोबी मेरे भैया चाइना और मंगोलिया में। कालाहारी कहाँ है? तो ये अफ्रीका में। अफ्रीका में भी कहाँ है? तो अफ्रीका में कहाँ है मेन कालाहारी? तो 2-3 देशों में फैला हुआ है। कौन? कालाहारी। क्लियर है? इसके अलावा थार तो इंडिया पाकिस्तान में है, सहारा भी अफ्रीका के उत्तरी भाग में है, और कुल 11 देशों में फैला हुआ है ना। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। काली मिट्टी किस प्रकार के फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? यानी काली मिट्टी में, करिया माटी में कौन सी खेती बहुत अच्छी होगी, आपको ये बताना है। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। काली मिट्टी में कौन सी खेती सबसे अच्छी होती है, आपको ये कमेंट करके बताना है कि काली मिट्टी में किसकी खेती? गेहूं की, चावल की, कपास की, गन्ना की। तो आप सबके आंसर आ रहे हैं कपास की खेती की जाती है ना। और काली मिट्टी का एक और नाम याद कर लो आप लोग। कौन सी मिट्टी? रेगुर मिट्टी। कौन सी मिट्टी? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी का एक और नाम कौन सी मिट्टी? रेगुर मिट्टी है। रेगुर मिट्टी। चले आगे बढ़े मेरे भैया। हाँ बिल्कुल, किरण, आदित्य, चंद्र प्रकाश, मोहिनी, सुषमा, शिखा, सबके आंसर आ रहे हैं। कौन सी मिट्टी है? रेगुर मिट्टी। इसी को और एक नाम देते हैं, क्या? चरणोजम मिट्टी। कौन सी मिट्टी? चरणोजम मिट्टी भी कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग?
कम्युनिकेबल वाला डिजीज कौन सा है? मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मलेरिया, कैंसर। तो मलेरिया है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा? आपको बताना है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य हमारे इंडिया में कौन सा है, जिसकी तटरेखा सबसे ज्यादा लंबी हो। आपको उस राज्य के बारे में बताना है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य की अगर हम बात करना शुरू करेंगे तो अब आप खुद से देख के बताओ, यहां से शुरू हो रहा है एक राज्य और यहां तक फैला हुआ है, ये पूरा ये पूरा ये पूरा। और ये जो राज्य है, इस राज्य का नाम क्या है? गुजरात। क्या नाम है? गुजरात। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य क्या हो जाएगा? कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के? बिल्कुल भैया, अरे वाह, सबने बताया है गुजरात। कौन होगा? गुजरात होगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दो मेरे साथियों, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दो। फिर एक बात और बता दो कि ये जो पानी भरा हुआ है, ये इस पानी का नाम क्या है? ये कौन सी खाड़ी है? ये भी कमेंट करके आप लोग बता दो भैया, है ना। मैं आपको इतना हेल्प कर दूं, ये जो प्रायद्वीप है, ये कहता है, इसको हम लोग कच्छ का प्रायद्वीप, ठीक, कच्छ पेनिनसुला कहते हैं। ये जो प्रायद्वीप है, इसे काठियावाड़ का प्रायद्वीप कहा जाता है। कौन सा प्रायद्वीप कहा जाता है? काठियावाड़ का प्रायद्वीप कहा जाता है। यानी कच्छ प्रायद्वीप और काठियावाड़ प्रायद्वीप के बीच में जो पानी भरा हुआ है, ये कौन सा पानी भरा है? ये कौन सी खाड़ी है? जल्दी बोलो, जल्दी कमेंट करके बताओ। हाँ, ये कौन सी खाड़ी? तो ये खाड़ी है कच्छ की खाड़ी। वेरी गुड। कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी है। ये कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। अब बता दो, इसी कच्छ की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह है स्थित? यहीं पर ये कौन सा बंदरगाह है? जल्दी बताइए। इस बंदरगाह का नाम बताइए जो कच्छ की खाड़ी में है। हाँ बिल्कुल, गल्फ ऑफ कच्छ। वेरी गुड। इस बंदरगाह का नाम बताइए। तो इस बंदरगाह का नाम है कांडला। क्या नाम है? इस बंदरगाह का नाम है कांडला। याद कर लीजिए। अब कांडला का नया नाम क्या है? जल्दी बताइए। अब कांडला का वर्तमान में नया नाम क्या है? क्या नाम है इसका वर्तमान में? कमेंट करिए। बाकी लोग तो हाथ पर रुक जाते हैं, कमेंटे नहीं मारते। कोई सवाल पूछता हूं तब अच्छे से रिवीजन करा दे रहा हूं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आया फटाफट बता ले जाओ। बिल्कुल, किरण, शिखा और बाकी लोग बताइए। तो दीनदयाल, कौन सा बंदरगाह है? दीनदयाल बंदरगाह नाम रख दिया गया है इसका। चलो आगे प्रोसीड करते, इतनी बात बहुत हो गई। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। क्या है? गांधीनगर। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? ये भी कमेंट करके बताओ आप लोग कि वर्तमान में आंध्रा की राजधानी क्या है? अमरावती है भैया। क्या है राजधानी? अमरावती है। अमरावती किसकी राजधानी? ठीक है, अमरावती है राजधानी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण भारत की गंगा, किसकी गंगा? दक्षिण भारत की गंगा। ध्यान देना, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आप सबको बताना है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है भैया आप लोगों के, जल्दी बताइए। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। अब देखो, और एक होता सवाल पूछता है दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? दोनों सवाल के आंसर आपको देने। तो दक्षिण भारत की ओ का लग गया तो मैंने क्या याद कराया था? की ओ का लग गया तो कावेरी। क्या हो जाएगा? कावेरी। और जब केवल दक्षिण गंगा कहेगा, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, और जब केवल दक्षिण गंगा कहेगा तो आंसर क्या लगेगा? गोदावरी। ये 1465 किलोमीटर लंबी और ये ही दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ध्यान रखिएगा, कौन है? गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी? गोदावरी। कैसी है? सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल सही भाई, क्लियर है। और कावेरी वर्ष भर जलवाहिनी रहती है, वर्ष भर जल रहता है इसमें, इसलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं।
क्लियर है? पक्का हो गया? सही है। तो चलो जल्दी से एक बार बता दो मेरे भैया, आप सभी लोग बता दो हमको कि, जल्दी बता दो, कृष्णा का उद्गम स्थान क्या है? कृष्णा नदी कहां से निकलती है? आपको बताना है कि कृष्णा का उद्गम स्थान क्या है, कृष्णा नदी कहां से निकलती है, आपको बताना है कि कृष्णा कहां से निकलती है। तो कृष्णा का उद्गम कहां से? महाबलेश्वर से। बोलो कहां से? महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर कहां है? महाराष्ट्र में। कावेरी कहां से निकलती है? तो कावेरी कहां से निकलती भैया? ब्रह्मगिरी से। और ब्रह्मगिरी कहां है? कर्नाटक में। गोदावरी कहां से निकलती? अभी बताया था, त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी से। कहां है त्रयंबकेश्वर? महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में। ताप्ती कहां से निकलती है? सतपुड़ा से निकलती। कहां से निकलती? सतपुड़ा से निकलती है। क्लियर एकदम? बोलो भाई, डिस्कशन करने में अच्छा लग रहा है? एकदम बढ़िया से समझ आ रहा है? कोई असुविधा, कोई दिक्कत तो नहीं? सबको एकदम बढ़िया समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? बोलो भैया, एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है? चलो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। बोलिए मेरे भैया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक बार कमेंट करके बताओ क्वेश्चन कैसे हैं, डिस्कशन अच्छे समझ में आ रहा है, मन लग रहा है बढ़िया से? चलो अगला बताइए फिर। विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा है? यानी होल ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़े घास का मैदान कौन सा है, आपको बताना है। सबसे बड़े घास का मैदान कौन सा है? पहला है प्रियरी, स्टेपी, पंपास, सवाना। तो जल्दी से कमेंट करके आपको है बताना क्या कि सबसे बड़े घास का मैदान कौन सा है। सबसे बड़े घास का मैदान कौन सा है, ये आप सबको बताना है मेरे भैया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सबसे बड़े घास का मैदान कौन सा है। अच्छा जी, बिल्कुल कमेंट करके बताएं। बोलो भाई, प्रियरी है कि स्टेपी है कि पंपास है कि सवाना है? हाँ, सबके आंसर आ रहे हैं। सब लोगों ने लाइक नहीं किया है। सोचिए आप इतने लोग देख रहे हैं, अभी लाइक की संख्या ही नहीं बढ़ी है। थोड़ा बहुत ध्यान दे दो बेटा, इससे ये होता है ना, थोड़ा मनोबल बढ़ता है कि आप लोग मतलब हमारे काम को थोड़ी सी सराहना करते हैं। हाँ बिल्कुल, आंसर आने लगे भाई आप लोगों के। क्या हो जाएगा? सवाना हो जाएगा। सवाना कैसी घास है? याद कर लीजिए, ट्रॉपिकल है, उष्ण कटिबंधीय घास है। कैसी घास है? उष्ण कटिबंधीय घास है। और ये कहाँ मिलती? तो उष्ण कटिबंधीय घास है, कटिबंधीय घास है, ट्रॉपिकल है। और ये जो उष्ण कटिबंधीय घास है, ये कहाँ है? मेन अफ्रीका में मिलती है। कहाँ भैया? अफ्रीका में। पंपास टेम्परेट घास है। कैसी है? पंपास टेम्परेट है। कहाँ की है मेन रूप से? अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना कहाँ? साउथ अमेरिका। कहाँ भैया? साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना। बहुत बार पूछी जा चुकी है पंपास घास। स्टेपी यूरेशिया की मेन घास। और ये भी कैसी है? टेम्परेट है, शीतोष्ण है। टेम्परेट माने शीतोष्ण होता है, जहां ठंडी और गर्मी दोनों पड़े वो टेम्परेट होता है। ध्यान रखिएगा, जहां ठंडी और गर्मी दोनों पड़े वो टेम्परेट होता है। प्रियरी, प्रियरी भी टेम्परेट है। कैसी है? शीतोष्ण है। और कहाँ की घास है ये भी? तो ये घास नॉर्थ अमेरिका की है। कहाँ की है? नॉर्थ अमेरिका की घास है। एकदम रट लीजिएगा। बिल्कुल सही मेरे साथी, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आगे बढ़े, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। प्रेरी घास का मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो प्रेरी घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? आप सबको ये आंसर बताना है कि प्रेरी घास का मैदान, अभी मैंने याद कराया आपको, एशिया में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो बताइए प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो जो प्रेरी घास के मैदान है ये मूल रूप से कहाँ मिलेंगे? अभी हम लोगों ने याद किया, नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? नॉर्थ अमेरिका में। कौन से घास के मैदान? प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते? नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। चलो
अच्छा, एशिया में अभी मैंने आपको याद कराया, कौन से घास का मैदान में याद कर लो, स्टेपी। अफ्रीका में कौन सा याद कर लो, सवाना। उत्तर अमेरिका में कौन सा याद कर लो, प्रेरी। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा याद कर लो, डाउन्स। ठीक, चलो आगे बढ़ो। पंपास घास के मैदान किस देश में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? अभी मैंने आपको बताया कौन देश में, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना कहाँ का, साउथ अमेरिका का देश है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। और ब्यूनस आयर्स किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये नदियों में जो रियो डी ला प्लाटा की नदियां हैं, ये उनके किनारे स्थित है। रियो डी ला प्लाटा की नदियां कौन स्थित है बेटा, तो रियो डी ला प्लाटा के किनारे स्थित है ब्यूनस आयर्स। कौन स्थित है, ब्यूनस आयर्स। किसके किनारे, रियो डी ला प्लाटा के किनारे। क्लियर है एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन, स्टेपी घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा यूरोप और एशिया में। कहां पाए जाते, यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। चले आगे बढ़े। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, यूरोप और एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाना घास के मैदान कहां पाए जाएंगे? अभी मैंने आपको याद करा दिया, कहां मिलेंगे, अफ्रीका में। सवाना कैसी घास है, याद कर लो, ट्रॉपिकल घास है, उष्णकटिबंधीय। कैसी है, उष्णकटिबंधीय है। इसमें क्या होंगी, घासें लंबी लंबी होती हैं, थोड़ी मजबूत होती हैं, और इनमें पत्तियां ऊपर की तरफ लगी होती है, छोटी छोटी सी ये पत्तियां होती हैं। इसलिए इनमें जो जानवर होते हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, इस घास को खाने के लिए, इस घास को आहार बनाने के लिए अपने गर्दन को ऊंचा उठाना पड़ेगा, तब यहां तक पहुंचेंगे। इसलिए यहां किसका विकास हो गया, जिराफ का विकास हो गया। समझ पा रहे हो। चलो अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? आपको बताना है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग भैया, सबका स्वागत है। चलिए आंसर दीजिए आप सभी लोग। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है बैरन द्वीप। क्या नाम है, बैरन द्वीप नाम है भैया। और है कहां, अंडमान निकोबार में। तो हमारे इंडिया में एक और वाल्केनो है, उसका नाम बता दो। तो एक और वाल्केनो है, उसका नाम है नारकोंडम। अच्छा चलो अगला बता दो भैया, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे एक्टिव वॉल्केनो बताओ। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे एक्टिव वॉल्केनो का नाम बताइए, कमेंट करिए। भागने लगे आप लोग ना, थोड़ा डिटेल पढ़ा दे रहा हूं इसलिए मन नहीं लग रहा है क्या? बोलो भाई, इतना डिटेल ना कराऊं क्या डिस्कशन? बोलिए, कमेंट करिए आप लोग। फटाफट आंसर बता के खत्म कर दें कि डिटेल डिस्कशन करा दें, बताइए। कमेंट करो आप सभी लोग, कुछ डिटेल कर दें कि वैसे आंसर बताएं, खत्म करें। बोलिए बोलिए आप लोग, बताइए भाई, जैसा आप लोगों को उचित लगे, है ना। बताइए जल्दी कमेंट करके बताइए। ऐसे ही खरखरुआ आंसर बताइए कि थोड़ा डिटेल कराइए, जल्दी बताओ, कमेंट करो आप लोग। हाँ, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा है, जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए। एक्टिव वॉल्केनो होना चाहिए। ओजस डेल सलेडो ऊंचाई पर है, ये सही है, लेकिन जो बराबर एक्टिव बना रहे तो क्या लगाओगे फिर? ओजस डेल सलेडो सही है, ऊंचाई पर तो ओजस डेल सलेडो है, लेकिन एक्टिव में कौन हो जाएगा फिर? एक्टिव में कौन हो जाएगा? हाँ हाँ, ओके ओके ठीक है, डिटेल में हम बता रहे हैं। ठीक है बेटा, बताओ ऊंचाई पर कौन सा हो जाएगा?
तो आप लोगों ने नाम सुना है स्ट्राम्बोली का। स्ट्राम्बोली को क्या बोलते? तो इसको भैया भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ये भी टेट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और इसका ऊंचाई आपको मैं आपका हेल्प कर देता हूं कि सर्वाधिक ऊंचाई पर एक्टिव पूछेगा तो आप कहां जाओगे? आपको जाना होगा साउथ अमेरिका में। और साउथ अमेरिका में आप जब साउथ अमेरिका के मैप को देखोगे बेटा, मान लो ये है, तो यहाँ एक देश है, छोटा सा देश है। फटाक से कमेंट करके बताओ। अच्छा डिटेल में बताया ना? हाँ तो बता रहे डिटेल में बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करा रहे। हाँ अरे वाह बहुत अच्छे भाई, बढ़िया बढ़िया आंसर आप लोग दे रहे हो। पानी दे रहा है। चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा, हाँ आंसर आया आप लोगों के डिटेल में? अरे वाह किरण वेरी गुड। कोटापैक्स बेटा, क्या हो जाएगा? कोटापैक्स। ओजेजल सलेडो भी हो जाएगा यहाँ, जब केवल एक्टिव ना कहे। हाँ एक्टिव है ओजेजल सलेडो, लेकिन कभी कभी एक्टिव होता है। चलो आगे बढ़ते बेटा। हाँ इक्वल हो गया, आगे बढ़ो। अच्छा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरन द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बैरन द्वीप किस लिए। बताओ मेरे भैया, बैरन द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कहां का? अंडमान निकोबार इंडिया का। अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार कहां? इंडिया। इंडिया। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? आपको बताना है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950। और यहीं से हमारा भारत क्या बन गया? गणतंत्र बन गया बेटा, रिपब्लिक कंट्री बन गए। और रिपब्लिक कंट्री उसको कहा जाता है जिस देश का प्रमुख किसके द्वारा चुना जाए? जनता द्वारा निर्वाचित हो, उसे क्या बोलते? रिपब्लिक कहते। अगला, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। अगला बेटा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को राजतंत्र की, लोकतांत्रिक गणराज्य की, संघीय राज्य की, एकात्मक राज्य, ये बताइए आप लोग कमेंट करके बेटा। ये आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसको। हाँ हाँ बिल्कुल, किरण, शिखा, दुर्गेश, सबका स्वागत है बेटा। मोहिनी, सभी लोग बताओ। राजेंद्र, सभी लोग बताओ भैया, फटाफट कमेंट करके बताओ मेरे भैया, फटाफट कमेंट करके बताओ कि भारतीय संविधान में क्या कहा गया। वेरी गुड। प्रस्तावना में इसको लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री कहा जाता है किसको? तो याद कर लीजिए, भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है, प्रस्तावना में इसका वर्णन। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है भैया? हमारे इंडिया का पहला नागरिक कौन? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है आपको बताना है। तो याद रखिएगा, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? तो प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट होते हैं।
अच्छा चलो बताओ, राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? जल्दी कमेंट करके बताओ मेरे साथ। भारत के राष्ट्रपति कौन है अनुच्छेद में? जल्दी जल्दी बताओ, भारत के राष्ट्रपति कौन है आर्टिकल में है? प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 क्या कहता है? कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा। 54 क्या कहता है? कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, किसका निर्वाचन? राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, किसके निर्वाचन की? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मैनर। और एक और याद कर लो बेटा, अनुच्छेद 72 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति। कौन शक्ति? क्षमादान की शक्ति। एक और याद कर लो, 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। किस पर महाभियोग? राष्ट्रपति पर महाभियोग। एक और याद कर लो, अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, और शपथ ग्रहण कौन कराता है? सुप्रीम कोर्ट के सबसे प्रमुख जज, पूरे भारत के मेन जज यानी सीजेआई साहब कराते हैं। कौन कराते हैं? सीजेआई शपथ ग्रहण कराते हैं। किसको? तो सीजेआई शपथ ग्रहण कराते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इतने आर्टिकल आप राष्ट्रपति के फिलहाल अभी तो याद ही कर लीजिए कम से कम। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अरे 52 सवाल डिस्कस कराएंगे बेटा, 52 क्वेश्चन। आराम से बने रहिए और अच्छे से आंसर भी देते चलिए। चलो आगे बढ़ते हैं भैया अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5? कौने भाग में है? जल्दी बताओ। तो मौलिक अधिकार कौने भाग में है? भाग 3 में है। कौने आर्टिकल से कौने आर्टिकल तक? 12 से 35 तक। हमारे पास इस समय कुल कै मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला कौन सा है? समानता का अधिकार, कहां से कहां तक? 14 से 18। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, कहां से कहां तक? 19 से 22। तीसरा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसके विरुद्ध अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23-24। 23-24। अगला कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कहां से कहां तक? 25 से 28। अगला कौन सा है? अगला कौन सा है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, कहां से कहां तक? 29-30। अगला कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कहां तक? 32। क्लियर? तो कुल क्या है भैया हमारे पास? कुल 6 मौलिक अधिकार। कौने भाग में? भाग 3 में। कौने भाग में? भाग 3 में। क्लियर है? पक्का? भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व है। भाग 5 में क्या है? संघ, द यूनियन है। क्या है? द यूनियन, संघ। क्लियर हुआ? हाँ आगे बढ़ो। संसद में कुल कितने सदन पूछा है? अंग नहीं पूछा है, सदन पूछा है। तो सदन कितने लगाओगे? 2 सदन। क्या सदन? 2 सदन। अंग पूछ लेता कि संसद में कुल कितने अंग हैं, तो 3 लगाते। तो 3 अंग में कौन कौन जुड़ जाता? एक तो राष्ट्रपति, एक कौन? राज्यसभा, और एक कौन? लोकसभा। क्लियर है? और जब सदन पूछेगा तो केवल 2 ही आएंगे। कौन कौन? राज्यसभा और कौन? लोकसभा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट सवाल बेटा, अगला सवाल देखो। राज्यसभा पदेन सभापति कौन होता है? जल्दी बताओ। उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद कौन आर्टिकल में है? 63। और ये किस आर्टिकल में है कि पदेन सभापति होंगे? 64। कौन आर्टिकल में? 64 में। कि उपराष्ट्रपति क्या होंगे? तो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे कौन आर्टिकल में है? 64 में। क्लियर है? हाँ उपराष्ट्रपति हो जाए। क्लियर एकदम। राष्ट्रपति कौन है आर्टिकल में? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में कौन है? राष्ट्रपति। 63 में कौन है? उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के बारे में वर्णन अनुच्छेद 74, 75,
लोकसभा अध्यक्ष कौन है आर्टिकल में? 93। कौन है आर्टिकल में? 93। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपको बताना है। हमारे यहाँ का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। हमारे यहाँ का पहला नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है बेटा? फटाफट कमेंट करके बताइए। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, दैट इज जिम कार्बेट। कौन है बेटा? जिम कार्बेट है। कहां? उत्तराखंड। इससे होकर कौन सी नदी बहती है? रामगंगा नदी। कौन सी नदी? रामगंगा नदी बहती है। रामगंगा नदी बहती। क्लियर है? ठीक, एकदम याद हुआ कि नहीं याद हुआ? बोलो भाई, जल्दी कमेंट करके बताओ सभी लोग, याद हुआ कि नहीं? मैं आप सबके कमेंट देख रहा हूं, जल्दी बताओ। कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब काजीरंगा कहाँ है? असम में। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हाँ यस सर, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? अभी बताया। कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। यूपी के नेशनल पार्क का नाम क्या है? दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? दुधवा नेशनल पार्क। ठीक। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मेन प्रसिद्ध है भैया? तो काजीरंगा, असम। काजीरंगा असम किसके लिए प्रसिद्ध है मेन रूप से? एक सींग वाले गैंडे के लिए। इसके अलावा और बताओ, एक सींग वाले गैंडे और कहां कहां मिलते हैं? काजीरंगा असम के अलावा एक सींग वाला गैंडा और कहां कहां मिलता है मेरे भैया? फटाफट कमेंट करके बताओ, और कहां कहां मिलता है? तो मिलता है आपके दुधवा नेशनल पार्क में। याद है? यूपी के दुधवा नेशनल पार्क में। और कहा मिलता है? जल्दी बताओ। जल्दापारा में। जल्दापारा कहाँ है? जल्दापारा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। जल्दापारा कहाँ है मेरे भैया? वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में। ठीक। अभी मैंने आपको बताया कान्हा कहाँ है। बोलो, अभी पिछले सवाल में बताया कि नहीं बताया? देखो, कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो यहां बताओ कान्हा कहाँ है? तो कान्हा है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गिर कहाँ है भैया? गिर, गिर। तो गिर कहाँ है बेटा? तो गिर है गुजरात में, और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार कहाँ है? जल्दी बोलो। पेरियार, पेरियार कहाँ है? केरला में। कहाँ है भैया? केरला में। कौन है? पेरियार। कहाँ है? केरला में है। क्लियर है बच्चा? बोलो मेरे भैया, पक्का? एकदम बढ़िया, समझ में आया? हाँ एकदम बेहतरीन, पढ़ लो। हाँ जल्दापारा, सही है, सही है, वेरी गुड, सबका सही आंसर है। चलो अगले पे आ जाओ। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर, गिर, गिर नेशनल पार्क। अगला, भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार या ग्रेट निकोबार? जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ बेटा। हाँ गुजरात, केरल, बिल्कुल सही बता रहे हो। अब बोलो, अब बोलो। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? हाँ बिल्कुल बताओ भाई। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा? सबसे पहले बताओ, बायोस्फीयर रिजर्व कब से बनाना शुरू किया गया? कब से बनाना शुरू किया गया भैया? जल्दी बताओ, फटाफट बोलो। तो बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के लिए मीटिंग कब हुई थी? 1971 में। नाम क्या देते हैं? मैप। मैप बोलो तो, मैन एंड बायोस्फीयर। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया? 1986 में। कहां बनाया गया? कौन सा बनाया गया? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। आज भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? आज भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? जल्दी बोलो। आज भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं?
18। वेरी गुड। अब चलो, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से? सबसे बड़ा नीलगिरी की नंदा देवी की गल्फ ऑफ मन्नार की ग्रेट निकोबार, तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? इसमें गल्फ ऑफ मन्नार। चलो अगला बोलो, भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, अभी मैंने आपको बता दिया कौन सा? नीलगिरी। नीलगिरी कब बना? 1986 में। इसके बाद नंदा देवी बनाया गया था। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। सुंदरबन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में बेटा। और मानस कहाँ है? असोम में। मानस कहाँ है? असोम में। चल बढ़े आगे बेटा, कौन कंफ्यूजन? हाँ हाँ, कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ भाई, कौन कंफ्यूजन हो तो? सब लोग भाग गए, खाली 3 लोग बचे, कोई बात नहीं। जो नहीं पढ़ना चाह रहा है कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम पूरा डिस्कस कराएंगे। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, गैंडा, हाथी? तो फटाक से लगाओ, बंगाल टाइगर है ना। बंगाल टाइगर किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध। रणथंभौर नेशनल पार्क किस राज्य में? रणथंभौर कहां पढ़ा अभी आपने? कहां है रणथंभौर? राजस्थान। बोलो भाई, रणथंभौर कहां है? राजस्थान में है। हाँ, लाइक वाइक करते रहो भाई, शेयर और भी कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, ऋतिक, सुषमा, किरण, शिखा, अच्छा मोहिनी, मैं सबके कमेंट भी देखता रहूंगा भाई, जल्दबाजी में नहीं रहूंगा। आप लोगों को दिक्कत ना आए कि मां जल्दबाजी में कुछ देख ही नहीं रहे, हम बता रहे हैं, तो देखता रहूंगा कमेंट, टेंशन ना लो भाई, टेंशन ना लो, बिल्कुल कमेंट भी देखता रहूंगा, है ना, सबके कमेंट देखता रहूंगा, ठीक है। चल, भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनाया जाता है। बोलो भाई, बायोस्फीयर रिजर्व क्यों घोषित करते हैं, ये बताओ। आपका पहला ऑप्शन है उद्योग स्थापित करने के लिए, वन्य जीव और जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए, शहरों का विस्तार करने के लिए, खनन को बढ़ावा देने के लिए। तो क्या होगा आंसर आपका? वन्य जीव और जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए। अच्छा, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, 2-3 लोग, आप कमेंट करके बताओ अभी कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, सबको 18 के नाम याद है कि नहीं याद? कमेंट करके बताओ जल्दी से। चलो अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? क्लासिकल डांस कौन सा? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, और चलो चलो, यूपी का शास्त्रीय नृत्य जा रहा है, लगा नहीं, क्या चाहिए कैमरा डालने पड़ेगा। यूपी का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है बेटा? कथक। कथक कौन सा है बेटा? कथक। नहीं जा रहा है बेटा, कैमरा जा रहा है, कैमरा जा रहा है, चल गया चल गया। तो यूपी का शास्त्रीय नृत्य क्या है भैया? कथक है, कथक। हाँ, यूपी का शास्त्रीय नृत्य क्या है बेटा? कथक है बेटा, बहुत सही मेरे बच्चों। कौन है? कथक। फिर भरतनाट्यम कहाँ का है बेटा? तो भरतनाट्यम तो मेन तमिलनाडु का है। कहाँ का है बोलो? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का है। बनारस घराना मुख्य रूप से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो तबला और शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध है। तबला और शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध है बेटा। सभी लोग लाइक करो भाई, जो लोग बाद में जुड़ रहे हो लाइक शेयर जरूर करिएगा बेटा। कुछ कुछ याद है जी? अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बेटा। हाँ, सबके आंसर आ रहे हैं, फटाफट आंसर देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कजरी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में गाया जाता है?
तो कजरी कौन क्षेत्र में गाया जाएगा? बुंदेलखंड, ब्रिज, पूर्वांचल, अवध। तो कजरी कहाँ गाते हैं मेन रूप से भाई बताओ, कजरी मेन रूप से कहाँ गाया जाएगा? तो कजरी गाते हैं मेन पूर्वांचल यानी मिर्जापुर और वाराणसी के क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में? मिर्जापुर और वाराणसी के क्षेत्र में क्या गाया जाता है? कजरी गाया जाता है। क्या गाया जाता है? कजरी गाते हैं। कजरी क्या गाते हैं भैया? कजरी गाया जाता है। बिल्कुल सही, मिर्जापुर में। बिल्कुल, आसिमा, सुषमा, किरण, ऋतिक, मोहिनी सबके आंसर आ रहे हैं। बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। हीट हो गया ना, हीट हो गया, लैपटॉप गर्म हो गया। आप बताओ स्मूथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? भाई बार कमेंट करके बताओ, अच्छे से चल रहा है? लाइव आपको समझ आ रहा है? उससे बोलो भाई, एकदम बढ़िया चल रहा है? आवाज आ रही है हमारी प्रॉपर? एक बार कमेंट करके बता दो। 100%। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। तो चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि रासलीला किस क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक नाट्य शैली? रासलीला, रासलीला आपको बताना है कौन क्षेत्र की प्रसिद्ध रासलीला बताओ कहां की प्रसिद्ध है बेटा? लाइक वाइक भी करिएगा, जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, और अगर पहली बार आप चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए बताइए रासलीला। तो रासलीला कहाँ? बुंदेलखंड की, ब्रिज की, अवध की, पूर्वांचल? तो कहाँ के थे श्री कृष्ण भगवान? ब्रिज क्षेत्र के, मथुरा, सूरसेन। तो क्या हो जाएगा? ब्रिज हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध चिकनकारी कला किस शहर से संबंधित है? बताओ भाई, चिकनकारी कहाँ से मेन है? चिकनकारी कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ ऐसा शहर है जहां चिकन खाया भी जाता है और चिकन पहना भी जाता है ना? तो क्या हो जाएगा? चिकन हो जाएगा भैया, चिकन, चिकन। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। वेल डन। टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और बाकी तो इंपॉर्टेंट है ही। तो क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में लगने वाला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है? सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है? बटेश्वर मेला, नौचंदी मेला, कुंभ मेला, देवा मेला। अब इस 4 मेला दिए हैं आपको ऑप्शन में, बताओ कौने मेला में खूब ज्यादा भीड़ होती है, खूब ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं कौने मेले में? बताओ, बोलो भाई जल्दी बताओ आप सभी लोग। हाँ जल्दी बोलो। आसिमा, शिखा, सुषमा, अभिषेक, मोहिनी, किरण, ऋतिक, जल्दी बोलो। हाँ, तो सबसे बेहतरीन मेला कौन सा? तो सबसे बेहतरीन मेला जो है वो मेला कौन सा है? वो मेला है जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है, कुंभ मेला। तो चलो बताओ, यूपी में जो 2025 में कुंभ मेला हुआ, इस कुंभ मेला कब से कब तक हुआ? डेट बताइए। जो महाकुंभ था, जो 144 साल बाद होने वाला कुंभ था, जल्दी कमेंट करके बताओ आप लोग, इसकी डेट क्या थी बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस महाकुंभ की डेट क्या थी, कै तारीख से लेके कै तारीख तक महाकुंभ का आयोजन हुआ? फटाफट कमेंट करके बताओ। किरण, ऋतिक, आशिमा, श्वेता, अर्चना, जितने भी लोग लाइव देख रहे हो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, यूपी में जो महाकुंभ हुआ उसकी डेट क्या थी, कै तारीख से कै तारीख तक हुआ था? हाँ जल्दी से आंसर आने चाहिए मेरे साथ में, जल्दी जल्दी आंसर दो। मैं इतना बता सकता हूं कि वो एक कोई पहाड़ा आपको याद हो ना, तो उसी पहाड़े में पड़ जाएगा, टेबल में पड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, 13 जनवरी से लेकर कब तक हुआ था भैया? 26 फरवरी तक हुआ था। तो 13 और 13 दूना 26। ये ना कहना कि 13 दूनी मेरा। क्लियर? तो कब से कब तक हो जाएगा? हाँ बिल्कुल याद रखिएगा भैया, 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 के बीच महाकुंभ कहां लगा? तो महाकुंभ यूपी में लगा। वेरी गुड, सबके आंसर सही आ रहे हैं। वेल डन, बहुत बढ़िया। चलो अगला, नौचंदी मेला कहां लगता है अपने यहाँ? तो नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। कहां लगता है? मेरठ में लगता है। मेरठ क्या लगता है? तो मेरठ में नौचंदी मेला होता है। कहाँ? मेरठ में। अच्छा, मेरठ का पहले नाम क्या था? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। यूपी से का एक सवाल पूछ लेता हूं,
जल्दी बताओ बेटा आप सभी लोग, मेरठ का पहले नाम क्या था? मेरठ का पहले नाम क्या था पौराणिक समय में? मेरठ का नाम बताइए, कमेंट करके बताओ भाई। जल्दी बोलो, जल्दी बताइए, कमेंट करिए आप सभी लोग। हाँ, और लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा भाई। देखो लाइक आप लोग कर ही नहीं रहे, जो लोग बाद में आए वो लोग भी नहीं कर रहे हैं। चलो अच्छा, जल्दी बताओ बेटा। और जो लोग पहली बार चैनल पे आइएगा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलो बोलो, जल्दी बोलो। हस्तिनापुर का पार्ट था ये, हस्तिनापुर का पार्ट था। हाँ, माया नगरी, वेरी गुड, एकदम सही। मेरठ का पहले नाम था भैया माया नगरी, और इसी माया नगरी से, इसी माया नगरी की राजकुमारी थी कौन? मंदोदरी। इसी माया नगरी की राजकुमारी कौन थी? मंदोदरी। हैव यू एवर लिसन द नेम ऑफ मंदोदरी? तो ये जो मंदोदरी है, इनका विवाह किसके साथ हुआ था? रावण के साथ हुआ था। मेरे भैया यूपी में जितने भी सवाल आए हैं मैं इन पे वीडियो बराबर बना के डाल रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आप लोग वो वीडियो देख ही नहीं रहे। यूपी में प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हैं मैं उनके सब पे वीडियो बना बना के डाल रहा हूं, लेकिन आप लोग उसको देख ही नहीं रहे। प्रीवियस ईयर करके यूपी SSS के प्रीवियस ईयर में आने वाले जो क्वेश्चन है मैं उसको डाल रहा हूं, आपकी यूट्यूब पे आपको दिख रहा है, लेकिन आप लोग उसको देख ही नहीं रहे। वही मैंने ये बताया, ठीक है। तो मंदोदरी यहीं की राजकुमारी थी, उनका विवाह किससे हुआ था? लंका के राजा रावण से। खैर चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। बहुत अच्छा भैया, हाँ बिल्कुल सही, मन बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े अब। हाँ आगे बढ़ते हैं। देवा मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? देवा मेला कहाँ लगता है? तो बाराबंकी में लगता है। कहाँ लगता है? बाराबंकी में लगता है भैया। कौन सा मेला? देवा मेला। गोरखपुर में कौन सा मेला मेन फेमस है? खिचड़ी। कौन सा? खिचड़ी। झांसी में कौन सा मेन मेला, महोत्सव या मेला फेमस है? आयुर्वेद, बहुत बार आ चुका है। आगरा में कौन सा याद कर लो? बटेश्वर मेला। कौन सा मेला? बटेश्वर मेला। चले आगे बढ़े अब, बोलो मेरे बच्चा, बढ़िया समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटेश्वर मेला किस जनपद में लगता है? अभी मैंने बता दिया, कहां लगता है? आगरा में। ठीक। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? अच्छा सॉरी, यहां रह गया, कुंभ मेला। कुंभ मेला, सॉरी, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? कौन नहीं बता देगा, बताओ। प्रयागराज। कहां होता है? प्रयागराज। कौन कौन सी नदियां हैं? तो कौन कौन सी नदियां हैं जल्दी बताओ। गंगा, यमुना, और कौन? पवित्र सरस्वती। तो ये तीन नदियों के संगम पर है। चलो यहीं से मैं क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता हूं। आप लोगों ने नाम सुना होगा। अच्छा चलो क्वेश्चन बना के पूछता हूं, आप बताओ कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? जल्दी कमेंट करके बताओ बेटा। अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था लॉर्ड बुद्धा ने? जल्दी कमेंट करो भैया। हाँ बिल्कुल सही है, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, बिल्कुल सही है। अब आप लोग बताओ मेरे भैया, लॉर्ड बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? जल्दी जल्दी बताओ मेरे बेटा, कहां दिया था अपना पहला उपदेश? तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के अब आने शुरू हो जाएंगे। क्या? कहां दिया था पहला उपदेश? सारनाथ में। बिल्कुल सही। अब आपको बताना है सारनाथ किन दो नदियों के संगम पर बसा है? ये भी क्वेश्चन आपके यूपी SSS ने पूछा। बताओ सारनाथ किन दो नदियों के संगम पर बसा है? कौन कौन सी दो नदियों का संगम सारनाथ में होता है? जल्दी कमेंट करके बताओ। शुभम, सुषमा, शिखा, मोहिनी, अभिषेक, आसिमा, किरण, श्वेता, सभी लोग जल्दी कमेंट करके बताओ किन दो नदियों के संगम पर सारनाथ बसा है? आपको ये बताना है कौन सी दो नदियों का संगम है सारनाथ। जल्दी कमेंट करके बताइए। अरे वाह, वेरी गुड भाई। गंगा और कौन है? वरुणा। तो गंगा और वरुणा नदी के संगम पर कौन बसा हुआ है? सारनाथ बसा हुआ है। ठीक, इसीलिए देखो
इसका नाम क्या? अच्छा, वरोड़ा और असी दो नदियों के बीच में जो शहर बसा है उसी का नाम वाराणसी है। क्या है? वाराणसी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। वरोड़ा, हाँ, वरोड़ा और गंगा हो जाएगा सारनाथ का। सारनाथ वरुणा और गंगा के संगम पर, और वरुणा और असी के बीच में जो है वो वाराणसी। चलो अच्छा, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा किसने दी थी? अब बताओ, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया है? इकोसिस्टम, फटाफट कमेंट करके बताओ मेरे भैया, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम शब्द देने वाले का नाम बताइए, और लाइक और शेयर करते रहिएगा। और जो लोग पहली बार चैनल पे आइएगा प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोलो, तो इकोसिस्टम शब्द दिया है एजी टांसले ने। बोलो कब दिया? 1935 में। कौन सा? इकोसिस्टम, एजी टांसले। बोल रहे हो जी? एजी टांसले। आगे बढ़े, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बेटा, टांसले, टांसले सबने कहा। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अब आपको बताना है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग, हाँ, अरे वाह भाई, बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी बताओ बेटा, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अर्नेस्ट हेकल, एजी टांसले, चार्ल्स डार्विन या ग्रेगर मेंडल ने? तो पारिस्थितिकी, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई आप लोग, अर्नेस्ट हेकल ने किया। किसने किया है? अर्नेस्ट हेकल ने। किस शब्द का प्रयोग? याद रखना दोनों, जब पारिस्थितिकी तंत्र कहेगा तब आप क्या लगा के आओगे? तब आप लगा के आओगे एजी टांसले। और जब केवल इकोलॉजी बोलेगा, पारिस्थितिकी बोलेगा, जब केवल पारिस्थितिकी बोलेगा तब आप अर्नेस्ट हेकल लगा के आओगे। क्या लगा के आओगे? अर्नेस्ट हेकल लगा के आओगे। पक्का? डन? चलो, खाद्य श्रृंखला की अवधारणा किसने दी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। खाद्य श्रृंखला की अवधारणा किसने दी? जल्दी बताओ कमेंट करके। हाँ बोलो भैया, खाद्य श्रृंखला की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि खाद्य श्रृंखला की अवधारणा देने वाले कौन है? किसने खाद्य श्रृंखला की अवधारणा प्रस्तुत की थी? चार्ल्स हेल्टन, यूजीन ओडेम, एजी टांसले, कैरोलस लीनियस। क्या हो जाएगा खाद्य श्रृंखला की अवधारणा देने वाले? वेरी गुड, चार्ल्स हेल्टन ने दी थी। अच्छा बता दो, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है भैया? जल्दी बोलो। एक दिशीय, बहुदिशीय, द्विदिशीय, पता नहीं, जल्दी बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल एल्टन, सही आप सबका बेटा। तो एक दिशीय होता है। बोलो कई दिशीय होता है? एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है। चलो, और 10% एनर्जी फ्लो होती है। लिंडेमान का नियम है। पारिस्थितिकी का जनक किसको कहा जाता है भैया? फादर ऑफ इकोलॉजी किसको कहते हैं? तो भी आपका आंसर क्या होगा? अर्नेस्ट हेकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट हेकल हो जाएगा बेटा। हाँ, एक दिशीय, एक दिशीय, बिल्कुल सही, अर्नेस्ट हेकल हो जाएगा। आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक किसको कहा जाता है? जल्दी बताओ भाई, आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक किसको कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी किसको कहा जाता है? फटाक से कमेंट करके बताइए आप लोग, फटाक से कमेंट करके आप लोग बताओ कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी किसको कहते हैं? क्या हो जाएगा आंसर आपका? यूजीन पी ओडम हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर ओडम हो जाएगा। ओडम क्या हो जाएगा? आपका आंसर ओडम हो जाएगा, बिल्कुल सही चल रहे बेटा। अगला, विकासवाद, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का सिद्धांत किसने दिया? आपको बताना है बेटा, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया है? किसने दिया है बेटा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? तो चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है। क्या? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसका है? चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है। याद रखिएगा भैया, कोई भूलिएगा नहीं।
अतुल कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है बेटा, बहुत बहुत स्वागत है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिकी जेनेटिक्स के जनक किसको कहा जाता है भैया, जल्दी बताओ। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, कौन है जेनेटिक्स का जनक कौन है बेटा? तो ग्रेगर मेंडल है। कौन है? ग्रेगर मेंडल है। किसके जनक? आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल। बोलो कौन है? ग्रेगर मेंडल है। किसके जनक? आनुवांशिकी के जनक कौन? ग्रेगर मेंडल। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। वर्गीकरण टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? तो कैरोलस लीनियस है। किसके जनक? कैरोलस लीनियस है बेटा। किसके जनक है? टैक्सोनॉमी के जनक। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस है। कैरोलस लीनियस किसके जनक? टैक्सोनॉमी के जनक है कैरोलस लीनियस। याद रखिएगा एकदम। साइलेंट स्प्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पुस्तक किसने लिखी है साइलेंट स्प्रिंग? तो रसेल कार्सल ने लिखी है। किसने लिखी है? रसेल कार्सल ने। क्या लिखी है? साइलेंट स्प्रिंग। क्या लिखी है बेटा? तो साइलेंट स्प्रिंग इन्होंने ही लिखी है। किसने? रसेल कार्सल ने। क्या लिखी है? साइलेंट स्प्रिंग लिखी है। और बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जल्दी बोलो, बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? फटाफट कमेंट करके बताओ। कमेंट देख रहे हैं सबके, जो थोड़ी जल्दी जल्दी। किसने दिया था? हाँ, तो वाल्टर जी रोजन ने दिया था। किसने दिया था? वाल्टर जी रोजन ने दिया था। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने कुल कितने क्वेश्चन लगभग डिस्कस किए बेटा? 52-53 सवाल डिस्कस किया अच्छे से। अब आइए 2-3 पॉइंट्स लर्न कर लो जो पेपर के लिए, टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, इकोसिस्टम शब्द। इकोसिस्टम शब्द पूछेगा तो क्या लगाओगे? एजी टांसले लगाओगे। बोलो फिर से, क्या लगाओगे? एजी टांसले लगाओगे। इकोलॉजी पूछेगा तो अर्नेस्ट हेक्कल लगाओगे। फूड चेन पूछेगा तो क्या लगाओगे? एल्टन लगाओगे। मॉडर्न इकोलॉजी पूछेगा तो ओडम लगाओगे। इवोल्यूशन पूछेगा तो डार्विन लगाओगे। जेनेटिक्स पूछेगा तो मेंडल लगाओगे। टैक्सोनॉमी वर्गीकरण पूछेगा तो लीनियस, कैरोलस लीनियस लगाओगे। और अगर बायोडायवर्सिटी पूछेगा तो आप रोजन लगाओगे, वाल्टर जी रोजन लगाओगे। अब एक बार कमेंट करके बताओ मेरे भैया, ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगा बेटा? अभी इसके बारे में कुछ बहुत क्लियर डिसीजन अभी नहीं पता चला है। जैसा भी आदेश आता है उसी अनुसार शुरू किया जाएगा, सारे सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के सेगमेंट में हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी जो मेंस के लोग हैं उन लोगों की क्लास स्टार्ट कर देनी है ऑनलाइन माध्यम में ही। तो वो लोग कोचिंग के व्हाट्सएप नंबर पे अपना एक बार हेलो हाई लिख के जरूर भेज देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के सेगमेंट में यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा आपको आज का ये सेगमेंट। अगर अच्छे समझ में आया तो एक बार कमेंट करके बताओ, हाउ डू यू फाइंड दिस क्लास? आपको ये क्लास कैसी लगी? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए। एक बार जरूर कमेंट करके बताइए ये क्लास कैसी लगी, कैसा समझ में आया आपको, ठीक है। और अब हमें अनुमति दीजिए, फिर कल आपसे मुलाकात होगी। मॉर्निंग में ईवीएस के जो बचे हुए सेगमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए टेट के लिए रिवीजन कराया जाएगा और बाकी बातें फिर शुरू की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, शुभ रात्रि।